Next speaker we have on the list is popular investment journalist Mr. Bharat Gosar. Thank you very much, Mr. Thapar. I will be failing in my duties. Okay, in Hindi. But उसके पहले मुझे एक बात याद आती है, वो मुझे बतानी पड़ेगी। आज जिन्होंने इस इतने बड़े गैदरिंग के सामने और इतनी बड़ी पर्सनालिटियों के बीच में मुझे आने का मौका दिया है, उस दिनेश भाई मोदी का मैं दो बार आभार मानता हूँ। एक बार इधर लाने के लिए और दूसरी बार जब मैं कुछ नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था, तभी इनडायरेक्टली मुझे शेयर बाजार सिखाने के लिए। तो बात यूं हुई कि व्यापार में मेरा काम था इंग्लिश में से गुजराती में ट्रांसलेशन करने का, और हमारे एडिटर साहब वसानी दिनेश भाई का जो आर्टिकल आएगा वो पहले मुझे ही भेजेंगे। वो समझते थे कि ये छोकरे को अच्छा आता है। तो एक बार दिनेश भाई ने एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आर्टिकल डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स के बारे में लिखा। उसमें भाई मैं शेयर बाजार में डबल टॉप्स और डबल बॉटम होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। आप कुछ गलत समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने ये लिखा था कि when you are playing with the tops, don't forget the bottoms. And when you are fumbling for the bottoms, don't neglect the tops. तो मुझे पहली बार पता चला कि ये शेयर बाजार इतना रोमांटिक जगह है, और इतने रोमांटिक हमारे दिनेश भाई भी हैं। तो मैं धीरे धीरे ये डबल टॉप की बुक्स जितनी भी थी उतनी पढ़ने लगा, और जिधर भी डबल टॉप दिखने लगा वहां से मैं सोचता था कि यहां मार्केट नीचे गिरेगा। और आज भी वही थियरी के ऊपर आज चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट 1985-86 में पहले 654 हुआ, सॉरी 654, उसके बाद 664 हुआ। मैं बोला इधर डबल टॉप बना है, अभी गिरेगा। और मैंने द डेली में हेडलाइन दिया था सेल सेल सेल, उसके सिवा और कोई इंडिकेशन मैंने नहीं लिखा था। तो ये डबल टॉप और डबल बॉटम की थियरी मैंने दिनेश भाई से सीखी है, और आज आपके सामने मैं कुछ कहने के लिए काबिल हुआ हूँ। उसके लिए मेरे गुरु समान दिनेश भाई को आपके सामने, सबके सामने मैं ऋण स्वीकार करता हूँ। अभी हम बात करेंगे ये मेन जो टॉपिक है उसकी। आपको तो आदत है, हम साइड ट्रैक ही ज्यादा करते हैं, तो हम भी वही आदत सीख गए हैं। बाजार में जाते जाते किस तरह होता है, अगला बजट जो आया, कोई भी बोलेगा कि कितना बढ़िया बजट था, इतनी तेजी आई, सबको अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये बताएंगे कि किसने उसमें पाया। आज इतना बढ़िया बजट आने के बाद आज हम सब लोग रो रहे हैं। क्यों, कैसे? तो लोग बोलते थे कि माइक ठीक है, उसको उसका काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, और आपको कुछ सुनना है तो सुनिए। तो ये जो अगला बजट आया उसमें हम लोग जो चीज
बहुत लंबे अरसे में करनी चाहिए, उसको बहुत जल्दी करने लगे। और हम किस तरह लोग लेते थे, हम लोग शेयर लेते थे, हर्षद भाई को पता है किस तरह लोग लेते थे शेयर। एक दिन हर्षद भाई ओबेरॉय शेराटन में लिफ्ट के सामने खड़े थे, उतने में वो रामकृष्ण हेगड़े फ्रॉम कर्नाटका, उन्होंने देख लिया कि हर्षद भाई खड़े हैं, तो सामने आके धोती ऊंचा करते करते हर्षद भाई के सामने आए। ओ मिस्टर हर्षद मेहता, आई नो यू, आपके बहुत सारे फोटोग्राफ छपते हैं। ओ हर्षद मेहता से, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हर्षद मेहता से, ओ यस मिस्टर रामकृष्ण हेगड़े, हाउ आर यू? इट्स वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन। हाउ इज कर्नाटका डूइंग? नेचुरली उनका तो आदत है पूछने का, कोई भी कंपनी कि कैसा अच्छा करती है, क्या कहाँ कैसा क्या चलता है, उनके उसके बिना तो ये शेयर लेते नहीं है। तो ये रिसर्च जो इनके लहू में बनी थी, उन्होंने पूछ लिया कैसे, हाउ इज कर्नाटका डूइंग। कर्नाटका इनका मतलब था कर्नाटका स्टेट, क्योंकि वो भी बड़ा आदमी था कर्नाटका का। तो he said it is doing exceedingly well under गुंडूराव। अभी मोहन सिंह ओबेरॉय, MS ओबेरॉय जो मालिक हैं उनके, वो जब इस शिमला में सर्विस करते थे, उनके साथ एक गोरखा बच्चा लाए थे। तो गोरखे बच्चे को अच्छी नौकरी भी दी थी, क्योंकि साथ में उसका बाप और ये दोनों साथ में सर्विस करते थे। तो गोरखा बच्चा लिफ्ट में से बाहर निकल रहा था, उसने सुना कुछ यहाँ टिप चल रही है, ये कर्नाटका की बात हो रही है। उसने पूछा, भाई ये कर्नाटका नाम का कौन सा शेयर है बाजार में? तो बोलता है कर्नाटका के 2-3 हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? बोलता है कर्नाटका बॉलबेरी। तो सीधा अपना शेख की कार लेके गया बाजार में। अभी शेख की ओबेरॉय मोहन सिंह की कैसी कार होती है? बहुत बड़ी कार होती है। तो जिस ब्रोकर के पास जाके खड़ा हुआ, तो ब्रोकर भी खड़ा हो गया, ये तो कोई बड़ा साहब आया है। बोला 5000 कर्नाटका लाओ। अरे कर्नाटका, वो कर्नाटका है ना, कर्नाटका बॉलबेरी। तो इसने 5000 लिया, 18 वाला 25। फिर सुना किसी ने कि ये कोई बड़ा आदमी इधर शेयर खरीदने के लिए आया है। भाई ये किधर से टिप लाया? डायरेक्ट फ्रॉम हर्षद मेहता। डायरेक्टली फ्रॉम हर्षद मेहता। बोला कहां से सुना? बोला हमारे लिफ्ट में वो बात कर रहे थे, हमने सुन लिया। तो इस तरह हम शेयर खरीदते थे, 18 वाला 180 बना दिया, और अभी फिर वापस वहीं पर हैं। हम सबके पास वही शेयर पड़े हुए हैं। सब इसमें ये हर्षद मेहता ने नहीं दी थी टिप, हम खुद ने ली थी उनके पास से। हमारे पास एक ड्राइवर आया था, वो भी यही बात करता था कि मेरा बच्चा हर्षद मेहता की स्कूल में हमने दाखिल करवाया है, तो उसके बच्चे की स्कूल में क्यों? बोला तो उसकी टिप डायरेक्ट मिलेगी। तो इस तरह हमने शेयर दिया। क्यों? कि बाजार उस तरह भागता था, हमको लगता था कि आज नहीं लेंगे तो कल तो चांस गया। तो साहब ये मोहन अपने डॉक्टर साहब जो हैं, रियल डॉक्टर हैं, बोले ये दर्द का तो इलाज करना पड़ेगा। तो बोले ये लोग अगर फंस जाते हैं, इतना तेजी वाला बजट दिया, इससे अच्छा है कि थोड़ा मंदी का बजट दे दे रहे हैं, तो लोग कुछ समझ के लेंगे, सोच के लेंगे। और सब एक बात मैं आपको बताता हूं कि तेजी के पीरियड में हर एक चीज उसकी वैल्यू के ऊपर बिकती है, और मंदी के पीरियड में हर एक चीज उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं तो उसके भी नीचे बिकती है। तो अब सही समय है कि रियल वैल्यू के नीचे जो शेयर बिकते हैं और अच्छा पोटेंशियल जिसमें है, वो हम खरीद के 6 महीना भी रखेंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें अच्छा चांस मिलेगा। सर, जिस समय बड़ी तेजी में हम शेयर खरीद रहे थे, उस समय हम समझते थे कि आज लिया और कल बढ़ेगा, और क्या हो गया कि अप्रैल से लिया और आज तक 11 महीना हो गया, वही शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं। जो शेयर हमने 2 दिन में बेचने के लिए लिया था,
और जिसको बोलते हैं कि निरुपाय हमें शेयर होल्डर बना पड़ा हुआ है, और वो भाव जिस भाव से हमने लिया है वो भाव तो अभी भी नहीं आया। तो उससे अच्छा है कि ये अपनी मर्जी के बिना कोई लोग हमें शेयर होल्डर बनने की ये कंपल्सन दें, उससे अच्छा है कि हम खुद समझ के अच्छे शेयर अपने दिमाग से सोच के इस मंदी के टाइम में सोचना अच्छा लगता है कि भाई कोई भी चीज ओवर वैल्यूड नहीं है, कोई भी चीज एग्जेगरेटेड नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यही तरीका है मंदी के पीरियड में अच्छे शेयरों की जांच करना, तलाश करना। अभी थोड़ा सा बजट के ऊपर मैं बोल दूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे तो वो आती नहीं है। तो मैं इतना बोलूंगा कि ये बजट जो है, ये बजट इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट है, ये बजट जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट है, और ये बजट जो है कंज्यूमर फ्रेंडली बजट है। जब कोई भी चीज का भाव बढ़ता है, कोई भी चीज की ज़कात बढ़ती है, एक्साइज बढ़ती है, तो लोग गुमागुम करते हैं कि भाई ये ज़कात ऊंची गई है, नीचे करो। अभी मनमोहन सिंह साहब ने तो बिना बोले ज़कात कम कर दिया है। उससे भी बढ़िया और क्या चाहिए इंडस्ट्री को, बोलिए। अगर इंडस्ट्री को ज़कात कम करने से या एक्साइज कम करने से फायदा होता होगा तो वो फायदा इंडस्ट्री के लिए आगे चलकर बहुत बढ़िया फायदा होगा। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको चाहिए कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं वो भी इंडिया में आवे, और हमने उनको इतने भाव ऊंचे करके रखे थे कि उनके लिए दरवाजा ही खुला नहीं छोड़ा था। तो फॉरेन के कोई इन्वेस्टर आए नहीं, सबकी नजर यहाँ लगी हुई थी, एक चीन के ऊपर, एक इंडिया के ऊपर, एक पाकिस्तान के ऊपर। तो चीन वाले जीत गए, इंडिया वाले नहीं जीते, क्योंकि चीन में कोई शेयर ही नहीं था। शेयर तो हमारे पास था। तो चीन में अभी अभी लोग स्टॉक एक्सचेंज शुरू करते हैं, और क्या हो गया मालूम है? एक कंपनी के फॉर्म आए थे, वो 5-5 उधर का रुपया जो भी होगा मुझे पता नहीं, तो उसमें बिक रहे थे। उसमें 8 लाख लोगों की लाइन लग गई थी, उसमें हुल्लड़ हो गए, उसमें कितने लोग मारे गए सब। इतना अगर शेयर बाजार के लिए क्रेज चाइना में है, तो हम लोग तो थोड़ा सा तो जानते ही हैं कि शेयर बाजार क्या है, बाकी हमने लास्ट ईयर सीख लिया। लास्ट ईयर हमने ये सीखा। तो ये सरदार जी ने जो किया है, सरदार जी ने जो किया है, पहले उन्होंने शेयर बाजार में लाने के लिए तेजी वाला बजट किया। और कोई भी आदमी अगर बोलेंगे कि भाई ये मंदी मार्केट में जाओ, ये शेयर खरीदो, बोलेगा नहीं साहब वहां तो भाव गिरता है, मार लगता है, तो कोई नहीं लेता है। तो वो हर एक लोग, ड्राइवर होगा, ये फोटोग्राफर होंगे, ये जर्नलिस्ट होंगे, पान वाले होंगे, सब लोग तभी ही एंट्री लेते हैं जब बाजार में हर रोज भाव बढ़ते हैं, फट फट फट, और फटाफट जो भाव बढ़ते हैं उसमें आते हैं, मार खाते हैं और बाद में सीखते हैं। यही तरीका है सीखने का, उसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। जब बच्चा बिल्कुल चलने के लिए सीखता है तो पहले गिरता ही है। मुझे बताइए कौन नहीं गिरा यहाँ पर? हर एक आदमी गिरा है। और अगर सरदार जी ने ये सोचा कि पहले लोगों को अंदर जमा करो, बाद में सिखाओ, तो अगले साल उन्होंने जमा किया, सिखाया, देखो अगले साल फिर जमा करेंगे। अगले साल ऐसा ही तेजी का बजट देंगे, जो तेजी का बजट हमें इस साल आने की जरूरत थी, चाहते थे कि आएगा बजट, वो कॉर्पोरेट टैक्स वाली बात कर रहा हूं मैं। जो चीज अबेयंस में रखी है वो कभी भी आएगी। तो इन्होंने गारंटी कर ली कि अगले साल तो गारंटी तेजी होगी। और बाजार का तो रूल है कि कंपनी नुकसान में से थोड़ा सा नफा बताए, बोनस तो 3 साल के बाद आएगा। तो नुकसान में से नफा करने का शुरू करे कंपनी, वहीं से हम शेयर लेना शुरू करते हैं। तो अगला बजट गारंटीड तेजी वाला आने वाला है, ये अभी मालूम हो गया है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि ये टाइम कॉर्पोरेट टैक्स में नहीं कम करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले टाइम तो करेंगे ही। तो ये जो तेजी होगी, कभी होगी वो बाद में बात करूंगा मैं। ये जो तेजी होगी वो अगले साल के पार करके जाएगी।
अगले साल भी जो बजट आएगा उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और खास करके मैं बताता हूं, ये टाइम में जो मंदी आई है अभी बजट के बाद, उसमें कुछ अनयूजुअल हो रहा है। अनयूजुअल क्यों हो रहा है कि बजट के बाद हर एक चीज का भाव घटा है। जिस कंपनी को बढ़िया से बढ़िया फायदा होता है उसी का भी घटा है, जिसका खराब भी हुआ है उसका भी घटा है। दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, अननेचुरल। अननेचुरल चीजें ज्यादा नहीं चलती है, आपको मालूम है। अननेचुरल चीजें ज्यादा नहीं चलती है, 15 दिन, महीना, 2 महीना बाद में अपने मेरिट के ऊपर चलती है। तो ये बताइए कि ऐसा था बजट की हर एक चीज, हर एक कंपनी को खराब हुए ये बजट में? नहीं, थोड़ी सी कंपनियां हम बताएंगे। तो ये जो बजट आया उसमें जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है मैं बताता हूं कि लोग समझते थे कि बहुत बढ़िया बजट आएगा, और जैसे बात हुई थी कॉर्पोरेट टैक्स जाएगा, इंडिविजुअल टैक्स की फ्री लिमिट बढ़ेगी, ये सब बातें हुई थी इसके लिए। और अगले ही दिन हर एक पेपर में हेडलाइन भी आई थी कि इंडिविजुअल टैक्स लिमिट विल गो अप, फ्री टैक्स लिमिट, कॉर्पोरेट टैक्स विल बी स्लैश, ऐसा। तो लोग और भी जोर से ले गए थे। अभी बाजार में हर एक टाइम पर थोड़े ऐसे लोग रहते हैं जो इस पार या उस पार वाली बात करते हैं। उन्होंने इस पार या उस पार के हिसाब से अपनी गुंजाइश के ऊपर शेयर ले लिया, और बाकी जो थे, जो अप्रैल से फंसे हुए थे और अब तक छोड़ते नहीं थे, उनके लिए तो ये लास्ट रिसोर्ट था। ये समझते थे कि अभी कुछ नहीं तो चांस आएगा छूटने का। तो ये जो बजट आया उसमें गिरना शुरू हुआ, उन्होंने लास्ट चांस भी छोड़ के बोला अभी तो बाजार नहीं चलेगा। इसके लिए जो सेलिंग प्रेशर 2-4 दिन में आया, मैं समझता हूं कि और 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि 2-4 दिन के बाद जो सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा और बाजार फिर फटाफट ऊपर जाने लगेगा। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, वैसे करते 6-8 महीना निकालना है। ये जुलाई तक तो बहुत बढ़िया मैं समझता हूं कि बाजार का ऐसा जबरदस्त सॉलिड नींव बन जाएगा कि जुलाई में बारिश आएगी, बुक बंक के बदले हो गए होंगे, नो डिलीवरी पीरियड शुरू हो गया होगा, और वहां से हम शेयर खरीदना शुरू करेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस बजट में सिर्फ 2 चीजें आप अच्छी ढूंढ के निकालो और त्राटक विद्या उसके ऊपर शुरू करो। अभी ये बोलेंगे कि त्राटक विद्या क्या है, तो मैं समझता हूं कि मैंने पहले बहुत दफे बताई है, कई लोग नए फंसे हुए हैं उनके लिए भी बताना जरूरी है, तो बता देता हूं। मैं एक बार सूरत गया था लेक्चर देने के लिए। बड़ौदा का एक आदमी आके खड़ा हुआ और लेक्चर का टाइम हो रहा था, 5 मिनट कम थी, लॉबी में आके खड़ा हो गया। साहब, मैं बोला बोलिए, रिलायंस में क्या लगता है? 1985 की बात है, 340 का भाव था, 393 नहीं हुआ था। मैं बोला रिलायंस अच्छा लगता है। नहीं, बोनस क्या रेशियो में आएगा? बोनस तो मुझे पता नहीं, मैंने धीरू भाई से अब तक बात कुछ की नहीं है। तो बोलता है नहीं, मुझे जरा खास बताओ कि इसमें क्या लगता है। अभी मेरी एक आदत है कि कोई भी आदमी सलाह पूछेगा, एडवाइस देगा, तो मैं पहले उससे ये सवाल करूंगा कि भाई तेरे पास कितने शेयर हैं? वो बोलेगा 100 शेयर हैं, तो मैं बोलूंगा 50 रखो, 50 बेचो। उसको फायदे के लिए नहीं, मेरी सलामती के लिए। सिंपल है। अगर मेरे उसके कहने के बाद कि भाई 50 शेयर बेचो, भाव बढ़ गया, तो मैं बोलूंगा कि देखो तुम्हारे पास 50 रखवाया ना हमने, भाव गिर गया तो मैं बोलूंगा देखो 50 तो बिकवा दिया ना। तो मैंने बोला कि भाई तेरे पास कितने शेयर हैं? वो आदमी मुंह का नाम मेरी नहीं बात देता था, मतलब अपने पास कितनी क्वांटिटी है पता नहीं रहा था। तो मैं बोला देख, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे कितने शेयर हैं, तो मैं तुझे सही सलाह नहीं दे पाऊंगा। और टाइम हो गया, साहब मेरी हाथ पकड़ के बोले साहब अभी चलो, मीटिंग का टाइम हो रहा है, उधर पब्लिक वेट कर रही है। तो इसने समझा कि अब ये तो जा रहा है, हाथ से जाएगा,
तो लास्ट में उसने बोल दिया पीछे से, सब सिर्फ 40,000 शेयर हैं। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया कन्वीनर से, मैं उसके सामने खड़ा हो गया। सब ये बताइए कि आप ऐसे ये 40,000 शेयर इकट्ठे कैसे किए जाते हैं? तो ये आदमी ने बताया, अपना सीक्रेट बताया। ये आदमी ने सीक्रेट बताया। सब देखो 1977 में इसका इश्यू आया। सब लोग बोलते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको मालूम है क्या बोलते थे लोग? तो मैंने एक दिल में एक ऐसा घुस गया मेरे मन में कि ये शेयर में कुछ होने वाला है। और मैं कभी पहले शेयर बाजार में गया नहीं था। 100 लिया, 200 लिया, 400 लिया, धीरे धीरे जो भी पैसा आता गया मैं उसी में शेयर लेते गया, उसी का शेयर। बोला और कोई चीज? बोला नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी, सिर्फ रिलायंस। फिर हमने कैलकुलेटर निकाला, उसको कैलकुलेशन करके बताया कि भाई तुम 1,40,00,000 पति हो गए हो, सब बेच दो। सब बेच के जो भी पैसा आएगा उसमें 65 लाख सरकार को जाएगा, बाकी 65 लाख बचेगा, उसमें 15 लाख तुम इधर उधर घूम के आओ, यूरोप, अमेरिका, जो भी है। 50 लाख ब्याज बदले में डाल दो, और ब्याज बदले में जो हर महीने पैसा आएगा उसमें से फिर लेते जाओ। मैं समझा कि मैंने बहुत बढ़िया एडवाइस दे दी है। पहली बार हमने 100% सेल करने का सिग्नल दिया था, अगर कोई आदमी को दिया था तो। नहीं तो 50-50 ही रहता है। जिस तरह हमारी टिप होती है 50-50। मैं समझा इस आदमी ने तो बराबर दिमाग में उतार लिया, और मैं गया। पीछे से आवाज सुनाई दिया, साहब आपने ये नहीं बताया कि बोनस क्या रेशियो में आएगा। लेकिन एक बात उस आदमी से मैंने जो समझा है, ये त्राटक विद्या है। बाजार में 5,000 चीजें लिस्टेड होने वाली, आप कितनी लेंगे? कितनी चीजों का अभ्यास करेंगे? कोई 5 चीज सिर्फ ढूंढ निकालो, 5 में से एक बेस्ट सिलेक्ट करो और उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। आपको ये बाजार की तेजी मंदी कुछ नहीं लगेगी, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक बेस्ट चीज आप, मैं बोलता हूं, आज बोल दूं, सब इंडेक्स बेस्ट चीज नहीं है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि इंडेक्स की बात की है। अभी जो पीरियड आया है, अभी उसमें इंडेक्स भूल जाओ। इंडेक्स नहीं बढ़ेगा तो भी मेरिट वाली कंपनियां बढ़ेगी। अभी मेरिट और इंडेक्स दोनों जुदा हो गए हैं। अभी मेरिट और इंडेक्स दोनों जुदा हो गए हैं। ये बजट आया 27 फरवरी, तब तक इंडेक्स और मेरिट और डिमेरिट, वॉट एवर यू कॉल इट, they are connected with each other. But now this is a budget which will be pushing the prices up or down on the merits and demerits of the companies and also on the merits and demerits of the industry. So इंडेक्स को भूल जाओ। मैं 10,000 बोल दूंगा तो आप तालियां बजाएंगे, मुझे पता है। और फिर भी ये भी बताऊंगा कि इंडेक्स कहां तक नीचे जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में अगर 2359 के नीचे नहीं गया तो अजीत भाई ने जो बताया 4,000 का इंडेक्स धीरे धीरे आएगा। और खास करके थोड़ा मुझे आप बताइए, परमिशन टाइम का जो है, ये सरदार जी जो है उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेला है। वो पॉलिटिशियन नहीं थे लेकिन अभी बनना पड़ा है। क्यों कि उधर जयललिता जी नरसिंह राव को तकलीफ दे रहे हैं, इधर बीजेपी से तकलीफ हो रही है। अभी लोगों को डाउट है कि ये बजट पास होगा या नहीं। कल तक तो ऐसा लगता था कि ये बजट पास नहीं होवे तो ही अच्छा है, ये बजट पास नहीं होवे तो ही अच्छा है, क्योंकि शेयर के भाव गिर रहे थे। लेकिन आज सुबह में किसी ने बताया कि भाव थोड़े ऊंचे हो गए हैं, तो ये बजट पास नहीं होगा, ये भी एक डर है। वो डर कैसे निकलेगा मैं बताता हूं कि सरदार जी जब फाइनल रीडिंग करेंगे बजट का, तब इतनी जो डिमांड हमने की है, मैं समझता हूं कि शायद ये कॉर्पोरेट टैक्स वाली बात आ जाएगी। अगर नहीं भी आई तो अगले साल जरूर देंगे, और वो प्रॉमिस करेंगे
खास करके वो जो फ्री टैक्स लिमिट जो है वो तो मैं समझता हूं जरूर बढ़ाएंगे 1-2 हजार से, 3-4 हजार से बढ़ाएंगे। जितना आप नीचे गिराओ मार्केट उतना वो ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ये मार्च महीने में आप बाजार को ऊंचा उठाने की कोशिश ही नहीं करना, भले 5 मंगलवार होए। ये मार्च महीने में 5 मंगलवार है और 5 मंगलवार के महीने में कभी मंदी हुई नहीं है। फिर भी ये मंदी जो हम कर रहे हैं जानबूझकर कर रहे हैं, करनी ही चाहिए अगर पाना है तो। पहले एक जमाना था यूनियन वाले डिमांड करते थे 3000 का पगार बढ़ाओ, उनको पता था कि 3000 क्या 300 भी नहीं बढ़ेगा। 3000 का पगार बढ़ाने का डिमांड करने के लिए मोर्चा निकालते थे और मोर्चा निकालने के बाद 15 दिन काम बंद करने के बाद 300 रुपया बढ़ता था, खुश होते थे, समझते थे कि 150 के भी काबिल नहीं है हम लोग, 300 को बढ़ा। तो बाजार को अगर 15 दिन महीना दिन ऊंचा उठाया तो ये समझना कि कुछ नहीं आएगा। इसके लिए तेजी की उम्मीद मत रखना, सिर्फ इतना करना कि अपने जो शेयर हैं वो संभाल के रख लेना। एक भी शेयर बेचने के लिए अगर एक भी आदमी नहीं निकालेगा तो मैं देखता हूं क्या करते हैं मंदी वाले। मंदी तो हम खुद कर रहे हैं, हम खुद घबरा कर मंदी कर रहे हैं, मंदी का कोई कारण नहीं है। तो मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये महीना जब हो जाएगा तब तो जूनी बातें हम वैसे भी भूल जाते हैं, दुख कम हो जाता है और बाद में ये मंदी अपने कोटे हो जाएगी और फिर नया ढूंढेंगे कौन सी टिप कहां से निकल रही है। तो सब घबराना नहीं, ये बाजार का भविष्य बहुत उजला है, ये इंडिया का भविष्य उजला है। और इतने सारे लोग बॉम्बे शेयर होल्डर एसोसिएशन के मेजे के अंदर पहली बार आए हैं। मैं समझता हूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आने वाले सालों तक तेजी बनी रहेगी और मैं यही चाहता हूं कि हर कंपनी, बस यहां पर तकलीफ शुरू होती है। ये तकलीफ का जो मेन कारण है यहां से शुरू होता है। आपको चाहिए तो मैं देता हूं। मैं समझ कुछ भाई पॉइंट भूल गया हूं तो एक आदमी अगर बोलेगा और परमिशन देंगे दिनेश भाई तो मैं बोलूंगा। 50-50 अच्छा, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है इसमें से, हमने तो अप्रैल में बेच दिया था सब। सर फाइनेंशियल जो सर्विसेज बोलते हैं वो कंपनियां बहुत बढ़िया चलेगी आने वाले 5 साल तक। उसमें कोटक महिंद्रा बेस्ट, उसमें अल्पिक केमिकल लीजिए और 2-4 नाम आप आजू बाजू में पूछ लीजिए, बहुत फेमस चीजें हैं। फेरा शेयर जो अभी बढ़े नहीं हैं और बढ़ने की पूरी गुंजाइश रखते हैं, वो अगले साल का जब बजट आएगा 5% या 10% कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो सबसे बढ़िया अगर बेनिफिट जाएगा तो फेरा शेयरों के लिए है। 1 साल तक आप संभालने की गुंजाइश रखते हैं तो फेरा शेयर जरूर लीजिए। भाई फेरा शेयर जो अच्छे हैं, अभी फेरा शेयर में भी कौन से अच्छे हैं वो नहीं जानते आप, तो ये तो भाई बहुत कमी की बात है। फिर भी मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूं कि जो इस बाजार में इतने खराब मार्केट में भी घटी नहीं है, बढ़ के बन रही है। पॉन्ड्स इंडिया, आपको तो मालूम है वो क्या बनाती है, पाउडर, टेल्कम पाउडर, ये जो अभी इसका डिमांड तो कभी गिरने वाला ही नहीं है। इंडिया में वो डिमांड तो कभी गिरता ही नहीं है, बढ़ता ही है। ये पाउडर की बात करता हूं सब मैं, जितनी दफे बाहर गए पाउडर लगाया। तो ये पॉन्ड्स का जो शेयर है टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, अभी फंडामेंटली आप दूसरों से पूछ लेना। इस खराब बाजार में भी गिरा नहीं,
585 बंद हुआ था बजट के दिन। बजट के बाद जब मार्केट खुला तो 650 होकर 510 बंद आया है, 590 बंद आया है। ये एक पहला, उसको बजट में भी फायदा है। गवर्नमेंट सरदार जी ने रिडक्शन किया है एक्साइज का। दूसरी बढ़िया चीज है सीमेंट्स। सीमेंट्स का शेयर भी इस खराब मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। ये जो सीमेंट के शेयर हैं, अभी लोग जितना भी मंदी बोले आप खुश होना, आपको नीचे भाव में खरीदने का अच्छा चांस मिलेगा। तेजी के दो कारण होंगे। एक तो 32% प्लान आउटले जो बढ़ाया है, उसमें सबसे बड़ा फायदा होगा तो सीमेंट के कंपनियों को होगा। और कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से अगले साल भी अगर अपनी सीमेंट एक्सपोर्ट हो सकी थी, ये साल 50-60 लाख टन अगर सीमेंट एक्सपोर्ट हो गई तो मैं समझता हूं कि सीमेंट के शेयरों में भी बड़ी तेजी आएगी। अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। और शुगर शेयरों के लिए भावी बहुत अच्छा है। उसमें बन्नारी अमन है, पौनी शुगर है, अरुणा शुगर है। ग्रेनाइट एक्सपोर्टिंग कंपनियों में से पैसिफिक ग्रेनाइट, जसवाल ग्रेनाइट और दो चार नाम अच्छे आप ढूंढ लेना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। We welcome Mr. Ram Piparia on the mic. Please, Mr. Ram. And that's why the expectations of belied and the markets went down. What I'm trying to make is, as Mr. Ghoshal has mentioned, that you can expect a good budget in next year. People already know what is going to happen. Custom duties, excise duties will get more rationalized. There will be lower reduction, there will be reduction in taxes. So therefore, the relevance of the budget will gradually reduce. The last point which I'd like to mention is that you are going to see, besides companies going up, unexpected companies going up and down, in the coming years, you will see a lot of introduction of new instruments. At the moment, before the stock markets really became popular with investors, people were contented with tax-sheltered investments or with deposits with the bank. Then they were swing on the other side, and people even closed down their businesses, forgot their deposits, and swung to the equity side. But as any prudent investor would say, there has to be a mix of debt and equity. Unfortunately, as of today, debt instruments do not have much of a liquidity. But I expect that in the months and years ahead, there will be tremendous liquidity created for debentures, and probably more, the loans will be mortgage, housing loans. There will be more liquidity created for public sectors. So you will see more tailor-made instruments being offered for children's education, for retirement, and for other needs. So there are exciting times ahead, and that's all that I'd like to say. Thank you very much. If the surgeon would have been there to measure my heart rate. Please help me to stand properly. Respected President, and members, eminent members on the dais, and you all friends. Last week, I like to talk in the language what all you will be able to understand. I will put it in Gujarati, Hindi. Gujarati! A language sound is hard coming to your heart. Allow me to talk. Last week what happened was one of my friends came rushing. He told me, Harshad, there is a great news for you. I was also quite anxious for quite some time. I have not been getting very good information. He said, I have an inside information for you. He
He said, I have an inside information for you. I was curious, but I said, you talk to him though. His inside is very difficult and so better be easy on him. He said, and now onwards, you don't have to pay any taxes. It was a great news. Friends, it becomes quite difficult for me even to control my thinking. I said, what is so great? He said, I have found out some way where you don't have to pay taxes. Unnecessarily, this IT department is after you and claiming some 11,000-12,000 crore. You will be relieved of all these things. And I was quite curious to know what it is. He said, the effect is like you are in a Cayman Island. You don't have to pay any taxes. And I asked him, why, after all, why you are making it so mysterious? What is so great thing? He said, one thing you have to just stop. You have to observe something. I said, what is it? He said, stop earning. So if you don't earn, there won't be any income tax. I said, wow, really great. And I thought of really following it. Friends, I had crossed all my imagination levels for myself. And it is a human nature, and especially an ambitious person like me, to look for bigger and bigger challenges. At one point of time, there were challenges to achieve, make money for yourself, then to make money in much bigger numbers, then to become or come on the board of some companies. Then what? Then I thought, now let's work on the national finances. Finances on the investors, where you can talk of 50,000 crore and where you can talk of 2 lakh crores. So I said, how to start this exercise? If you really want to start, where do I start? And then came the budget. Unfortunately, I don't hold any of those degrees which makes me to comment. By whatever I could understand, whatever I could read, this has been a very, very creative budget. It has tackled one of the biggest problems which our country was facing last 18 months, or especially last 1 year. That is of demand recession. Cut in various excise duties and import duty reduction will definitely bring in better industrialization, better environment. But where things went wrong, especially from the capital market point of view, because I feel that I am more from the capital market than to talk. It was the imbalance created between the demand and supply. Last 1 year, if you try and analyze, on one side, as if there is not going to be any tomorrow, almost all corporates and governments started raising resources from this market. Really unprecedented demand came on the funds from the market. On the other side, suddenly all the areas or avenues of the finance coming to the market was choked.
So big gap suddenly was created. On one side, substantial supply, demand of money came in a very big number. And on the other side, total supply was overnight choked. Without going into the reasons of it. Then what happened? In this budget, people started expecting. 15 days back, the environment was getting created that our Honorable Finance Minister will see to it that better environment is created. Environment to invite substantial savings which we have towards the productive purposes. As last year we mentioned that equity is a productive asset. And as you know, there is no shape or size of expectations. Same way, people started looking towards that the process of creating an environment will get on. And there came a blow. Industry and capital market plays a complementary role to each other. There cannot be lopsided approach where you try to make industry healthy, but you don't create environment at the capital market for savings to go towards. They have, and the government could analyze that yes, capital market is one place which can offer tremendous opportunity for raising resources. In this budget also, if you see, 3,500 crores of PSU placement is worked out. Further, although they have not been able to place last year's balances. Not only that, they have also suggested good banks to go and raise resources from the capital market. How can the capital market can sustain this burden unless you try and open it up? Unless even you try and say that we are concerned about it. Right, somebody, Mr. Wright suggested that 10% change in the corporate tax may not make much of a difference in the financials. But it helps that yes, government is concerned about the investors. It shows its consciousness. It shows it that the one who is investing money in this corporate are entitled for better returns. And as Ashwin has rightly analyzed, that stock market is just not the data or just not the science, it is a mixture of science and art together. The art is what which is related to your feeling, which is where your sentiment part comes in. That's why it is not 10% reduction in financial terms, but that 10% of 500 crores worth relief for the investors or savers would have allowed this government to raise 10,000 crore more than what they have raised. Something I would like to bring out, our most eminent personality, Mr. Pasiwala, what he has said. I do not find single reason for not raising the income tax threshold limit except the government's greed, and there should be a countrywide agitation against it. Why? Our finance minister making some promises, why can't we fulfill it? Isn't we eligible for building up expectations of what he has said? He has committed last year. And this is what has happened. It is not 10% or it is not few crores. It is the betrayal of the trust all these investors had in the finance minister. It is
reflected in the capital market. And Ashwin also rightly said that nobody takes care of your interests. You are destitute and you are orphan unless you take care of your own self. Think of those farmers. Even when there was a news in air that there will be a cut in farmer subsidy, what, how, where was even not known. But you have seen the rallies going in Delhi and farmers shouting for their rights. But here, 1.5 lakh crore diluted, no problem. Your money goes drained. Find the reason, probably it was Harshad Mehta or probably this, and forget about it. कुछ नहीं तो भाई सट्टा किया था, दिमाग ऐसा हाथ पे रख दिया और क्या है? You are investors. Where is the speculation part of it? And I think I will be repeating again. If 3,000 crore was project some industrialist had to put in, he brings in 50 crores of his own, and 2,950 crore he borrows for the industrial project which is going to come with the profitability after 5 years. Is a creation, is a creative activity in this country. But somebody who is forecasting that just after 5 months this company is going to do well, but he is borrowing a part of his money to buy those shares is speculative. Why can't we get out of this speculative and speculation? Our life itself is a speculation whether we are going to breathe the next moment or not. It's not known. What is the solution? We all have problems. We can always suggest our problems. And I don't think anybody is just interested in hearing problems only. One simple solution. I am today a salesman to make you all a member of Bombay Shareholder Association. Let their resolutions be passed. Let Dinesh Bhai take up the cause on your behalf to write to the Finance Minister that this many people look towards this all benefit which has been promised, and you want us to subscribe to your capital. Please create an environment. There will be a little bit repetition also, as Ashwin was suggesting that our stocks are not at all taken as a asset. In this country, we can get money on the promises or signing of promissory notes, but we don't get on the actual assets, that is equity. Okay, I mean the reason comes that we can't afford to divert our resources to speculative purposes. When we are financing equity, it is a speculative purpose. Don't do it. I agree that yes, probably according to your standards, financing or offering finances towards equity may be a speculative purpose. Open the doors for us to go to the foreign bankers abroad and let us borrow money against that. That's not going to touch your resources in this country. We will be able to bring the FIs, we will be able to bring the money. Make it free. Create an environment for them to come and finance our equity. Let them be a lender. Not only create an environment to come in as an investor, let the lenders also come in. If you can't trust, you don't expect them to trust your companies and your stock exchanges. Once they come in as a lender, very well they can become an investor tomorrow. We have seen what has happened in Argentina. There, the inflation rate has come down from 2000 and odd percentage to just 17.5%.
on making a free environment for anybody to come in and buy whatever they want, especially stocks. PSU stocks has been diluted. Not only that, they said, okay, you can't come in as an investor, we are prepared to guarantee your returns. But do come, we are creating an environment for you. And that's the way the finances of this country have changed. See what happens in the budget speech. I was shocked reading it today. In the budget speech, our finance ministry says that dollar will get stabilized at 28. And all the calculations are made according that it will be stabilizing at 28. What is the act? You don't have the conviction. You go and buy dollar today, $300 million, when it is trying to come down at 31.90. What is the justification? You don't trust your country's rupees. Don't allow it to come down. Just few days back when you have said that it is going to come down to 28, how can you make it to stop at 31.90 or 32? Are we going to manage situations this way? Are we going to create, I understand that the life is mix of performance and perception. We call it a water and gold theory. Gold has got no performance value, but still because of a very strong perception and security value attached to it, we are always prepared to pay the price. Simultaneously, you can't live without water. A glass of water, you can't just live for a day. But still, if somebody asks you for 2 rupees a glass, you say, don't be stupid. That is the difference. It's not the performance, it is the perception has been making the price of this commodity. And that remains true in the stock market. That also remains true for the various foreign exchange markets. The distortion, it's not only government, as Ashwin mentioned, it will be reputation. I read 3 days back that Morgan Stanley has assessed, and they say that corporate earnings of this country will go by 35%. And it is a good investment opportunity. I was feeling pity about the research, although very well managed. Because the research of few people here who have found out that without investing resources, you get the return of 35 to 70% in a more secured manner. Go short. Morgan Stanley needs to deploy resources and may or may not. But here is a certain system which puts you at par with the financer. Why can't we look into this system? SEBI has made few rules. Somebody who buys 5% of the stock should declare that he has bought 5% of stock. If he buys 10% of stock, then he has to offer the same opportunity to almost all the investors to create the balance. What happens to a person who goes short for 20%? Is he offering the same opportunity to everybody? And everyone in share can go even short. There have been instances that a company has issued 60 lakh shares and the short sale is of more than 70 lakh shares. Unrestricted, no check. And this has been brought out to SEBI not now, long back. It's not that this anomaly only in the system. Also look at that how this feeling is further harnessed. If you continuously look at the margin system, which will clearly tell you that you have a special privilege if you go short. Margin levels are comparatively always lower
than the margins on the book. Sorry, although I am known as Big Bull, but I am not wanting to talk just because I am a bull. I am trying to bring out some facts which this distortion is the distortion which is playing havoc on your money, on your assets. Somebody wants to buy has to have the finances, somebody wants to sell, he did not have anything. And no check. So that is the second resolution we need to. The solution is that let Dinesh Bhai take up, that we all resolve that this should be brought up to SEBI, that they have to check this. So friends, I've already more than 2.5 hours has been taken on this for around 3 hours. Your wish. Your wish. Our eminent Ms. Nani Palkiwala also made a remark saying that after 45 years, first time human resources is being recognized as a capital in this country. Now I want to ask, after 45 years, we haven't recognized the capital itself as a capital in this country. What do we do about human resources capital recognized as capital? Let's change our views. Let's change the perception. Now, talking about the industry, as I will be violating the rules set for the game by Mr. Dinesh Modi by not answering few questions. Question number 1, in short term, I feel market is going through adjustment phase. And let me tell you, these adjustment phases are the phases which gives you best of opportunity to invest. But whomsoever is investing, he has to first check his mentality. Whether he is an investor or he wants to make money, like Kamlesh Bhai was saying that, okay, balance you send it to me. Sorry, I don't think speculator has ever made money. I tried earlier with all the resources, information, knowledge, and being in the market, with all those privileges, the experience has been thoroughly negative. So if you ask me first, please stay off. Nobody has ever made money in speculation. Be an investor, and investor always feels happy when the market goes down because he feels that is a better opportunity. The one who is with Pratak Vruti, as Mr. Bosher said. That Pratak Vruti, the fellow will become happier and happier because next time he is buying things more cheaper. He will get more number of shares at the resources what he has. Because he knows, he has the conviction that tomorrow is going to be a bright tomorrow. Unless you don't have this conviction, forget about it. This is not the market for you because you will be working for us. Because it is these two weaknesses which makes people to earn money out of you. That is greed and fear. When it is time to sell, you feel that it is always going to be better tomorrow. One of my very close relatives, he came rushing to me. He said, Ashad, what do you suggest?
how can I make money? I got terribly. I said only one thing to do. Always buy cheap and sell dear. I said, it's a great theory. સસ્તું લેવાનું અને મોંઘું વેચી નાખવાનું. મેં કીધું હવેથી તમે આ રીતે જ વર્તજો, તમે સસ્તું લેશો અને મોંઘું વેચશો, you will make money. He did not dare to ask me કે સસ્તું ક્યારે કહેવાય અને મોંઘું ક્યારે કહેવાય. Because he got the answer કે મોંઘું જ્યારે હતું ત્યારે એને બહુ જ સસ્તું લાગતું હતું અને જ્યારે સસ્તું ખરેખર થયું ત્યારે જગ્યા નથી. So, tip for the day: buy cheap, sell dear. As for the industry, I see that for next 3 years, I agree with Mr. Tarasi Gosar that finance companies are going to do extremely well. Those ones who are rightly managed. Sorry, there may be more number of FIRs on me if I give the names. It may be probably a criminal act, so I will not like to have more. I have enough on me. Also look towards those industries which are just not export oriented, but be careful that they are net export only. It should not be that way that they are depending quite a lot on imports as well as on exports. Third, with higher central outlay, although it's my most favorite industry as known, that is cement industry, I feel it is giving again a good opportunity. And added to that, the other industry one can look towards is the power industry, power sector. At lower levels again, para companies. But now one analysis I have made, one need to change the habit now, not constantly look towards the secondary market, but now with the kind of force or the kind of number of issues are coming up, the opportunity in primary market it may come under cover. I just got it analyzed. There were total 100 companies which were quoting between 8 and 10 rupees, 8 rupees and 10 rupees. There were 47 companies quoting between 6 rupees and 8 rupees. And there were 17 companies which were quoting between 4 and 6 rupees. And the history of those 17 companies, out of that we picked up 10 companies. Those 10 companies in last 3 years has once touched, almost all companies has touched more than 35 rupees. So what I am trying to come to a point is that if you go for issues which are a good company issues, which are being offered at 10 rupees, you have a very little scope of losing your money. Out of more than 3,500 scripts listed on Bombay Stock Exchange, only 100 are between 8 and 10. So your downside risk is just 20% in the worst of scenarios. But those companies, it's very easy to go from 10 to 20, 30, 40.
doubling your money in those scripts will be much faster then. And not only that, again the analysis of that all those 4 to 6 rupees companies has touched 35. So in 3 years to 5 years time, any and every company gives you the opportunity to earn back your interest as well as the capital, even if you have entered into a worse decision. Thank you.